क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। जांच कीजिएगा क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये चेक करना है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत दुनिया का बहुत सारा नंबर है। 1 से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ 6 पर पावर कितना है? n है। ध्यान दीजिए 6 पर पावर n, यानी 1 रखना है। n की जगह पे क्या रखना है? 1। तो 6 पर पावर क्या? 6। 6 पर पावर 2 यानी 6 गुने 6 36। 6 पर पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 216। इसी तरीके से रखते जाइए। 6 पर पावर 4 रखिए। 6 पर पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 गुने 6, 4 बार लिखना है तो 1296 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत दूर जाएगा। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा होगा लास्ट में कि सभी में 6 6 आ रहा है, एकदम एक जैसा आ रहा है। फिर रखेंगे 5, 6 पर पावर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 6 ही आएगा, दोनों नगर हुआ। अब हमको क्या बोला गया है कि 0 पर समाप्त होना चाहिए। अब तो 0 पर तो समाप्त हो नहीं रहा है प्राकृत संख्या रखने के बाद। तो अब देखते हैं कौन सा ऐसा संख्या है जो 0 पर समाप्त होता है। तो ले लेते हैं 10। तो 2 गुने कितना हो जाता है? 5। 20 रखते हैं। 0 पर समाप्त हो रहा संख्या सो रख रहे हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो देखिए अभाज्य, ये कहां से लिख रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड ऐसे होता है। यहाँ 10 है तो 2 बचे 10 और 5 एकम 5, ये वाला चीज लिखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से 20, तो 2 गुने 5 30 रखते हैं तो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 रखें, 40 भी रख रहे हैं। कैसा संख्या रख रहे हैं? जो 0 पे समाप्त हो रहा है वैसा संख्या रख रहे हैं। और वैसा संख्या रखने के बाद ये देख रहे हैं कि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है? तो यहाँ देखने को मिल रहा है 2 गुने 2 गुने 2 और 5। इस तरह 50 भी ले लीजिए। तो 2 गुने 2 नहीं, 2 बार नहीं होगा, क्या होगा? 5 गुने 5। यहाँ क्या देखने को मिल रहा होगा? एक कमाल का चीज लग रहा होगा कि जो हर जगह क्या आ रहा है? 5 5 लास्ट में आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 5 लास्ट में आ रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड में। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। देखिए इधर सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज क्या देखने को मिल रहा है इसमें? 2 और 5 सभी में। यहाँ देखिए 2 तो जरूर ही है, जरूर ही, कम से कम 2 एक और रहना चाहिए और 5 एक और रहना चाहिए कम से कम। तो यहाँ 3 है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 तो जरूर है सभी में। देख लीजिए 2 और 5 सभी में है, सभी में है। तो इससे क्या पता चल पा रहा है कि क्या होना चाहिए? 6 का अभाज्य गुणनखंड में 6 का करेंगे तो क्या आ गया? देखिए 2 गुने 3। क्या कमी है इसमें? 5 का कमी। अगर 5 रहता तो क्या हो जाता? हमारा 0 पे समाप्त हो जाता। तो इस तरीके से 50 का भी लेंगे तो वही आएगा। तो हमें क्या जरूरत है इसमें? क्या अभाज्य गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड में उसका 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। 10 देखिए तब 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6 है। तो 6 है तो 2 गुने 3 होता है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो इसमें क्या लिख देंगे? कौन सा संख्या नहीं है? ये रफ में था, सिस्टमैटिकली तरीके से लिख देते हैं। चलिए इसको रफ में इसको साइड करते हैं, मिटा दे रहे। दूसरा चीज लिखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। लिखते हैं, चलिए देखिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। 6n पर देखिए 2 गुने 3 पर पावर n इक्वल टू, ये n जो है दोनों के लिए है तो 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। अब क्या लिखेंगे? 6n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अभी बोल रहे थे 5 रहेगा तभी 0 आएगा, तो 5 उपस्थित नहीं आता। क्या लिखेंगे? 6 पर पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जब भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं रहेगा तो क्या नहीं हो सकता है? 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, तो लास्ट में 5 जरूरत है लेकिन 5 है नहीं। तो ये एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, वो रफ के लिए बताए थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा नंबर संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या क्यों है ये कहना है। भाज्य संख्या का डिफिनेशन पहले समझिए। वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे यहाँ लिखते हैं किसी संख्या का
जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। मैंने ऐसे समझिए जिन संख्या का टुकड़ा किया जा सके उसको क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या। जिसका टुकड़ा ना किया जा सके उसको क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्या। देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य होता है ना, अभाज्य होता है, इसलिए हटा देते। ये क्या हो जाएगा? अभाज्य होगा। क्या होगा? अभाज्य। ये टुकड़ा ना किया जा सकेगा, सेम टू सेम रहेगा। ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य। ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, भाज्य होगा, यानी 2 गुना 2। ये क्या हो जाएगा? अभाज्य। ये क्या हो जाएगा? भाज्य होगा। लिखेंगे भाज्य, यहाँ भी भाज्य लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा? अभाज्य। ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, देखते ये रफ का चीज है, डालते ना। चलिए प्रूव करते हैं कि वैसा है। 7 11 और 15 और फिर प्लस में 30 और है, तो इसको थोड़ा अलग कर देगा। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1, 3 टुकड़े इसमें 3 2 1 प्लस 5। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, 13 क्या हो जाएगा? कॉमन आएगा 7 गुने 11। यहाँ से क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। यहाँ से बाहर ले गए ना, तो यहाँ भी 1 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? 13 और 11 सत्ते 77 होता है। 77 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? 13 गुने 78। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है कॉमन इसका। 5 इधर कहेंगे 5 बार करते हैं। 7 गुने 6 गुने और 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 5 तो बाहर चला गया है, तो प्लस 1। चलिए गुना करते हैं। गुना करते हैं 24, 24 और 76 कितना होता है? 24 और 42। तो 24 गुने 48 होता है और 4 तक 16, 4 गुने 8 हर एक 9, 8 6 4 10 तक 0, यानी कितना हो जाएगा? इस तरीके से और इस तरीके से, ये +1। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? गुना का चिन्ह देते हैं, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इस तरीके से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हुआ इसका भी और इसका भी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। यह 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य है। यहाँ भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? अतः यह भाज्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिनका हो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। ये दिखा दिए क्यों भाज्य संख्या। 7वां नंबर देखते हैं, पहले देख लीजिए इसको और फिर सोच लीजिए। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ऐसे समझिए कोई दौड़ लगा रहा है एक ही स्थान पर, कोई कम दौड़ रहा है, कोई ज्यादा दौड़ रहा है, मतलब किसी में ताकत कम है, किसी में ज्यादा है, तो कम बेसी तो दौड़ेगा ही। तो इस तरीके से समझिए क्या है, ये सोनिया है बेचारी, जो कितना दौड़ती है एक चक्कर में, कितना लगता है? 18 मिनट। और ये लड़का है बेचारा, देखो ऐसे कितना लगता है इसको? 12 मिनट।
ठीक है। इसमें लगता है एक इस तरीके से गोलाकार वृत्ताकार पथ है। प्रारंभिक स्थान यहाँ दोनों का है। यहाँ से शुरू करता है, सोनिया शुरू करती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट। और यही चीज रवि यहाँ से शुरू करता है तो कितना लगता है, 12 मिनट। तो यहाँ रवि यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाता है। तब तक सोनिया इधर पीछे रही होगी, कहीं पहुंच नहीं पा रही, उसको 18 मिनट लग जाता है। फिर यहाँ रवि आ रहा होगा, तो फिर सोनिया इधर आती होगी, फिर रवि इधर जा रहा होगा, मतलब इसको कितने समय बाद ये वापस मिलेंगे। तो फिर ये दौड़ना प्रारंभ, एक वक्त ऐसा आएगा जो ये इतना पीछे हो जाएगी कि एक वक्त इसको फिर से ये अटेंड कर लेगी। मतलब इतना पीछे हो जाएगा एक वक्त कि दोनों एक साथ हो जाएगा दौड़ते दौड़ते। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो इस तरीके से बनाते हैं, एलसीएम से बनाएंगे। देखिए 18 और कौन सा है, 12, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, यहाँ तो नहीं लगेगा, तो कितना लिखेंगे, यहाँ लग जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, यानी द्वितीय 6 होता है। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36 मिनट लगेगा। और दोनों आपस में फिर से उसी स्थान पे मिलेंगे जहां से चलना प्रारंभ किए थे। 36 मिनट लगेंगे, कितना लगेगा,